तो मैं अभिषेक मौर्य अपने यूट्यूब चैनल कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में मैं आपको यहाँ पे नीट एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ। तो मैं आपको नीट एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी के बारे में आज बताऊँगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे नीट एग्ज़ाम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है और कैसे आपको वहाँ एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखते हुए कैसे एनसीईआरटी को फॉलो करना है और क्या स्ट्रेटजी को रखना है। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, जिसमें इसको हम समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है। ये देखिए पिछले क्लास का जो बोर्ड है उसे मैंने रब नहीं किया है ताकि आप यहाँ से कनेक्ट कर पाएँ। बेहतर ये होगा कि आप पेन कॉपी के साथ बैठें, आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें, लेक्चर को ध्यान से सुने और यहाँ पे जो है जो चीज़ें मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ उसको जो है नोट डाउन करते रहे, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट को दीजिए और इसे जो है थोड़ा प्रमोशन के लिए मैं चाहूँगा कि इसे अगर आपको अच्छा लगे तो इसे और लोगों को रिकमेंड करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली आपको ये समझाना है कि हम क्यों जो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच की क्यों बात करते हैं। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है। जैसे देखिए, जैसे जो आपकी बायोलॉजी है ना, या जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है, कोई भी जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है, कोई भी इस साइंस के सब्जेक्ट में ही ऑब्जेक्टिव नेचर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नेचर का मतलब है कि जो सच है ना, जो ट्रूथ है, जो सच है वो बदलेगा नहीं। ठीक है, जैसे देखिए कि मैथ भी एक साइंस है जिसमें 2 + 2 = 4 होगा। तो ये कोई भी आदमी आए ये बात यही होगी। जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चंस दिया जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि कोई भी एक क्वेश्चंस जैसे आपको फ्रेम किया गया, जैसे सेल के बारे में कुछ भी एक जो है क्वेश्चन फ्रेम किया गया, तो इसमें आपसे 4 आंसर पूछे जाते हैं। तो ये जो आंसर होंगे चारों, इनमें से कोई एक ही सही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मान लेते हैं कि ऑप्शन बी सही है, तो ये बात ऑब्जेक्टिव है। चाहे मैं इस क्वेश्चन को डील करूं या कोई दूसरा डील करे, इसमें आंसर हमेशा बी ही होगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का मतलब है ये बदलेगा नहीं। जैसे 2 + 2 4 होता है, तो ये चाहे इसे मैं सॉल्व करूं, इसे आप सॉल्व करिए या किसी और से सॉल्व कराइए, ये बात हमेशा फिक्स रहेगी। जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न साइंस है, इस बात को थोड़ा आपको समझना है। इसमें जो चीज़ें हैं वो बदलती नहीं हैं। जैसे मैं आपको एक बायोलॉजी के एग्जांपल में बताऊं कि जैसे ह्यूमन की बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बनी है, ह्यूमन की बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बनी है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी सेल से बनी है तो वो सेल में से 2 सेल होती हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो अगर ह्यूमन की बॉडी सेल से बनी है तो ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रूथ है, ये ट्रूथ बदलने वाला नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट होगा। और ये साइंटिफिक फैक्ट जो है, ये साइंटिफिक फैक्ट बदलेगा नहीं। ये हर बार यही आएगा कि कोई भी ह्यूमन हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में, चाहे वो यूरोपियन नस्ल का हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो एशियन हो। ठीक है, मतलब ह्यूमन कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, जो ह्यूमन बॉडी है वो कोई भी हो, इनमें से कोई। देखिए यूरोपियन आदमी अलग दिखता है, अफ्रीकन अलग दिखता है और एशियन अलग दिखता है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ते हैं कि ये सारे के सारे होमोसेपियंस हैं। मॉडर्न ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। तो इनकी जो बॉडी है, इस बॉडी में जो सेल लगी होती हैं वो सारी की सारी सेल यूकैरियोटिक होती हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल को आप जानते हैं। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। अब ये गलत नहीं होने वाला। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि सेल इन ह्यूमन बॉडी के, जो सेल हैं ह्यूमन बॉडी में वो किस नेचर की हैं, ठीक है, और ऑप्शन में आपको यहाँ यूकैरियोट, प्रोकैरियोट या सेल होती ही नहीं है या पॉसिबल ही नहीं है, इस टाइप से आए, तो आपका जो ऑप्शन बी है यूकैरियोटिक सेल,
ये हमेशा सही होगा। ये बात जो है चाहे कोई भी सॉल्व कर रहा हो वो आंसर होगा। अब ये आंसर कैसे है, तो साइंटिफिक फैक्ट का, जैसे ये यूकैरियोटिक ह्यूमन बॉडी की सेल यूकैरियोटिक है, इसका एक साइंटिफिक जो है एक्सप्लेनेशन होगा। और साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो एविडेंस बेस होते हैं। इनमें ना कोई एविडेंस हो, और जिस एविडेंस की हम यहाँ बात करते हैं कि एविडेंस क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि कैसे ये बात सच है, इसका प्रूफ क्या है। तो इसका प्रूफ यही होगा कि आप ह्यूमन बॉडी से एक सेल को निकालिए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए, और जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो आपको उसके अंदर क्या दिखेगा, आपको उसके अंदर न्यूक्लियस दिखेगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिखेगा। तो आप ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि ह्यूमन बॉडी का सेल यूकैरियोटिक सेल है। और इसी एक्सपेरिमेंट को आप डिफरेंट ह्यूमन में अगर अप्लाई करेंगे तो हर बार आंसर एक ही आएगा। तो इस बात को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। तो ये आपका नॉलेज ऑब्जेक्टिव कैसे होगा कि जब आप इस एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि कैसे हम ये बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी की सेल यूकैरियोटिक है, वो किन चीज़ों पे बेस है। तो इस टाइप के डेटा को आपको पढ़ना है और इस टाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। यूकैरियोटिक सेल ह्यूमन बॉडी में होता है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को मैच करता हुआ ये डेटा है जो कि एक साइंटिफिक फैक्ट है, जो कि एक साइंटिफिक ट्रूथ है। और साइंटिफिक ट्रूथ हमेशा एविडेंस बेस होता है, वो किसी के कहने न कहने से नहीं चेंज होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जनरली जैसे एक जो है बहुत कॉमन हम जो है डेली जो है अपने बोलचाल में डेली यूज करते हैं, लेमैन टाइप यूज करते हैं, वेज एंड नॉन वेज। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जिसे आपको समझना है। जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना, वेज एंड नॉन वेज। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि मिल्क को हम वेज मान लेते हैं। अगर आप मिल्क खा रहे हैं तो हम वेज मान लेते हैं। देखिए साइंटिफिकली क्या है कि वेज वो चीज़ होगा ना जो प्लांट वर्जिन का होता है। जो चीज़ प्लांट वर्जिन का है वो वेज है, जो चीज़ एनिमल वर्जिन का है वो जो है नॉन वेज है। ठीक है, एनिमल वर्जिन का मतलब है जिसका ओरिजिनेटिंग सोर्स जो है एनिमल हो। ठीक है, तो अब देखिए मिल्क को हम वेज कंसीडर करते हैं, तो क्या मिल्क वेज होगा? नहीं, मिल्क नॉन वेज है। तो अगर हम लिटरेचर या डेली लाइफ में बात करें तो ये साइंटिफिकली एक जो है गलत फैक्ट है, साइंटिफिकली एक रॉन्ग फैक्ट है कि मिल्क एक जो है वेज प्रोडक्ट है, क्योंकि मिल्क जो है डिफरेंट एनिमल से हम गेन करते हैं। और जो आपका नॉन वेज है, जो आपका वेज है, जैसे कि अगर आप पालक खाते हैं, जैसे आप किसी जो है किसी तरीके का फ्रूट खाते हैं, कोई भी सेरेल्स कोई भी अनाज खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें प्लांट वर्जिन की हैं तो उन्हें हम वेज में कंसीडर करते हैं। एक्चुअल में वेज और नॉन वेज ये साइंटिफिक चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ये जो है ना लिटरेचर का चीज़ है, तो इस वजह से इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो किसी को ये जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, किसी को ये वेज लगता है, किसी को नॉन वेज लगता है। जैसे इसी तरीके से लोग अंडे को भी कोई वेज बना देता, कोई नॉन वेज। तो ये सब साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं है। साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस जो होते हैं उसमें जो है हम सोर्स पे बेसिस मानते हैं। तो जाहिर सी बात है मिल्क कभी भी प्लांट सोर्स से नहीं है, तो उसे हम वेज कंसीडर करें तो ये गलत होगा। ठीक है, कुछ और चीज़ें आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए कि अब आदमी जो है वेज और नॉन वेज होते हैं, तो इस बात को थोड़ा समझिए। जैसे देखिए जो ह्यूमन है ना, तो हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट ये है कि ह्यूमन जो है ये ओमनीवोर्स है। जैसे ये आपने ये पढ़ा होगा, ये जो है आपने बुक में 10वीं तक में हम जनरली क्या करते हैं ना, फैक्ट को सिर्फ रट्टा मारते हैं। जैसे हम जो है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ, ऐसे हमने याद कर लिया है। ये याद करना साइंस नहीं हो गई, मतलब इसे आप सीख नहीं लिए। जब आप 11th-12th में आते हैं तो आपका सिलेबस इससे कहीं ब्रॉड होता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस अंडरस्टैंडिंग को आप कैसे समझेंगे, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको समझाऊँ
आपको पढ़ना कैसे है, आपको सोचना कैसे है, और अब इस स्टेज पे आप कैसे सीखेंगे चीज़ों को। तो जैसे मैं इस चीज़ को बताऊं कि जैसे आदमी को, ह्यूमन मतलब होमोसेपियंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये ओमनीवोर्स है, ये एक फैक्ट है जो आपने रटा है। अब कोई आदमी कहेगा मैं तो नहीं खाता, ठीक है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो ओमनीवोर्स नहीं हूँ, मैं तो हर्बीवोर्स हूँ। और कोई ऐसा है जो खाता है तो वो जो है मीट भी खाता है या नॉन वेजिटेरियन डाइट भी लेता है और वेजिटेरियन भी लेता है। तो इस हिसाब से तो ये लगेगा कि कुछ आदमी जो है वो हर्बीवोर्स होते हैं और बाकी लोग ओमनीवोर्स होते हैं और कुछ कार्निवोर्स होते हैं। जबकि ये जो बातें हैं ना, ये आपकी बिलीफ है, ठीक है, ऐसा आप मानते हैं, जो साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिकली ये बात कैसे कही गई कि आदमी ओमनीवोर्स है, इसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। कैसे आप मानेंगे कि आदमी ओमनीवोर्स ही होता है, इसको देखिए। आदमी को हम, या होमोसेपियंस, आदमी मतलब होमोसेपियंस, ठीक है, मॉडर्न मैन, जो मॉडर्न मैन है ना वो, ठीक है, ये होमोसेपियंस कैसे है, ये ओमनीवोर्स कैसे, सॉरी, ये ओमनीवोर्स कैसे है। देखिए, ओमनीवोर्स का मतलब क्या होता है, जिनकी डाइट में हर्ब भी हो और फ्लेश भी हो। फ्लेश मतलब मांस हो, या फिर एनिमल डाइट हो, जिनकी डाइट में एनिमल्स हों और जिनकी डाइट में प्लांट हों, दोनों अगर हों तो हम उसे बोलते हैं ओमनीवोर्स। तो ये ऐसा कैसे है, देखिए, तो आदमी में ये कैसे हम मान लेते हैं, इसके कुछ सबूत हैं, जैसे एविडेंस हैं। मैं यहाँ एविडेंस की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर कोई, देखिए ना, जैसे आपको बोला कि ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी है, तो थ्योरी के साथ क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ये एविडेंस है, ठीक है। जब ये दोनों चीज होगी ना तब साइंस होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा अर्ली क्लासेज में कि साइंस में क्या होता है कि कुछ लॉजिक्स होते हैं, ये लॉजिक्स है, थ्योरी है, ये थ्योरी एविडेंस बेस्ड है। तो उन एविडेंस को जानना, आपको जो सीखना है ना वो 11th-12th में, यही आपको जो बायोलॉजी पढ़ाई जाती है वो एलिमेंट्री नेचर की बायोलॉजी, इसलिए उसमें डिटेलिंग में नहीं जाना। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डिटेल्स में जाने लगते हैं, उन्हें नेम याद करने को, मगिंग को वो बायोलॉजी समझते हैं। बट ऐसा नहीं है, बायोलॉजी एक ऐसी साइंस नहीं है जिसमें याद किया जाता है, बल्कि ये बहुत अंडरस्टैंडिंग की साइंस है, बहुत इंटीग्रेटेड फार्म। मैं ये बड़े वर्ड, बल्कि वर्ड यूज नहीं करना चाहता अभी, मैं आपको इसे थोड़ा इजी तरीके से समझाना चाहता हूँ। पहले इसे हम देखें, फिर आप ये समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए तो इसमें एविडेंस क्या है। देखिए, एविडेंस ऐसे है कि जो आदमी के जो टीथ हैं, जो इसके दांतों का स्ट्रक्चर है, वो जो टीथ हैं ये 4 तरीके के होते हैं, जैसे इंसाइजर, जैसे कैनाइन, जैसे मोलर एंड प्री मोलर, ठीक है। ये 4 तरीके के दांत होते हैं, ये 4 टाइप के टीथ हैं। देखिए, इसमें ये जो टीथ होता है ये हर्ब को खाने के लिए डिजाइन होता है, और ये भी हर्ब को खाने के लिए डिजाइन होते हैं, प्री मोलर और मोलर। जबकि जो कैनाइंस टीथ है ये कार्निवोर्स का कैरेक्टर है, ये कार्निवोर्स या फ्लेश के लिए बना है। ह्यूमन में ये चारों टाइप के दांत होने का मतलब है ना कि ये जो है मांस भी खा सकता है, यानी फ्लैश भी खा सकता है, एनिमल भी और प्लांट भी। सिर्फ खाना ही नहीं, दूसरा बात होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन के लिए क्या चीज होती है, डाइजेशन के लिए जैसे कि एंजाइम। तो ह्यूमन में जो एंजाइम्स है ना ये दोनों के लिए है, ये प्लांट को भी डाइजेस्ट कर सकती हैं, ये एनिमल को भी डाइजेस्ट कर सकती है। जैसे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन जो ब्लड के प्रोटीन या कोलेजन फाइबर को डाइजेस्ट कर सकती हैं, और जो प्लांट को डाइजेस्ट करने वाला जैसे एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकता है, यानी आलू को डाइजेस्ट कर सकता है। इसके अलावा जो ह्यूमन का डाइजेशन के लिए जो इंटेस्टाइन है, जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें ये इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती हैं, और जो कार्निवोर्स होते हैं इनमें ये बहुत स्मॉल होती है उनके कंपैरिजन में। ह्यूमन में ये इंटरमीडिएट लेंथ की है, न बहुत लंबी है न बहुत छोटी है।
तो एक तरीके से ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी डाइजेस्टिव एंजाइम, उसके दांतों का स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि ह्यूमन की डाइट में प्लांट भी होगा, एनिमल भी होगा। और ऐसा एनिमल जिसकी डाइट में प्लांट भी हो, एनिमल भी हो, उसको हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। तो ये आपकी थ्योरी रही, ये आपके एविडेंस रहे। आप किसी भी आदमी में चेक कर लीजिए, दुनिया का कोई भी आदमी हो, ये जो फैक्ट है, एविडेंस है, ये ऑब्जेक्टिव बेस है, ये गलत नहीं होंगे। उसके 4 टाइप के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ठीक है। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एंजाइम भी होती है, उसकी इंटेस्टाइन इंटरमीडिएट लेंथ की होती है। तो ये बात चेंज नहीं होने वाली है अगर आप पर्सन टू पर्सन वेरी करें, मतलब कई सारे आदमियों में अगर इस चीज को देखेंगे तब भी यही फैक्ट आएगा। ये है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ट्रूथ, यानी जो सच है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का है, वो पर्सन टू पर्सन बदल नहीं रहा है। साइंस में सारे फैक्ट ऐसे ही होते हैं। जैसे ये जरूरी नहीं कि हम बायोलॉजी की बात करें, जैसे हम फिजिक्स की बात करें, जैसे ग्रेविटेशन होता है तो 2 मास के बीच ग्रेविटेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पे 2 मास हैं, m1 और m2, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे कि इनके बीच जो है एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं, जो हमें न्यूटन ने बताया। ये ग्रेविटेशनल पुल फोर्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मास आप छोटे 2 जो है 10-10 ग्राम की 2 गोलियां ले लें, है ना, तब भी होगा। ये 2 प्लैनेट ले ले तब भी होगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है जो नहीं बदलता है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। जब इसे आप जो है फिजिक्स की लैब में जाएंगे तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करेंगे और ग्रेविटेशन को वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब कैलकुलेटेड है और ऐसा एग्जिस्ट करता है और वो हमेशा करेगा। वो आपके पसंद नापसंद या किसी के मानने न मानने से नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जब ये बायोलॉजी को पूछ रहे हैं, बायोलॉजी भी एक साइंस है, मॉडर्न साइंस है। मॉडर्न साइंस में जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पे बेस हैं। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कैसे आता है, वो एविडेंस से निकले हुए जो फैक्ट है उस पे बेस होता है, और वो बार बार रिपीट करता है, उसमें रेगुलरिटी होती है, यानी सच जो है वो हमेशा बना रहता है। जैसे मैथमेटिकल प्रूफ अगर किसी चीज़ का है, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, तो न्यूमेरिकल भी एक मैथमेटिकल प्रूफ है जो उसे बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जैसे कुछ एक बच्चे जब आप बेसिकली जब आप जो है साइंस को लेते हैं, बायोलॉजी को लेते हैं, तो जैसे पूछा जाए आपकी एज में कि क्या बनोगे, साइंटिस्ट, ठीक है। तो इस टाइप से अच्छी बात है, एम्बिशन होनी चाहिए, लेकिन अगर आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं तो आपकी सोच भी साइंटिफिक हो। देखिए अभी तक जो आपका बिलीफ होता है, जब आप 11th में आए हैं, नए नए आप पढ़ने आए हैं, तो अभी आपका बिलीफ जो है ना, जैसे आप सोचते कैसे हैं ये डिपेंड करता है आपकी सराउंडिंग में। आपको जैसा बचपन से बताया गया वैसा आप सोचते हैं। तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके घर में साइंटिफिक डिस्कशन होता होगा, हर बात को एविडेंस बेस होता होगा कि तुमने खाना खाया है ना, तो एविडेंस मुझे दिखाओ, थाली में जूठन लगी है ना, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो जनरल लाइफ में हम क्या करते हैं, टेकन एज ए ग्रांटेड, मतलब मान लेते हैं चीज़ों को, हम बहुत इतना एविडेंस पे नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर आपसे लोग भागने लगेंगे, ठीक है, भागने लगेंगे। कोई कहेगा कि हर बात में सबूत मांगता है, हर चीज़ में सबूत क्या है ना, मुझे दिखाओ सबूत क्या है। जैसे आप पिक्चर देखते हैं तो उसमें देखिए लॉ की बात होती है, तो बहुत सारा कोई स्टोरी सुनाता है तो बोलता है कानून सबूत की बात मांगता है, ठीक है ना, एविडेंस क्या है कि मैंने ये किया है, ठीक है। तो ये एविडेंस बेस्ड जो नॉलेज है ना, उन्हीं सबको हम मॉडर्न नॉलेज बोलते हैं। बायोलॉजी भी जो आप मॉडर्न बायोलॉजी ही पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एविडेंस बेस्ड है। इसका एविडेंस क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। फिजिक्स में एविडेंस क्या है, न्यूमेरिकल प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है। केमिस्ट्री में क्या है, उसके भी न्यूमेरिकल प्रूफ हैं, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स की बुक उठाएंगे तो उसमें आपको पहले ही चैप्टर में दिया होगा कि जैसे भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, इस पे एक आर्गुमेंट है। ऐसे ही जैसे कि किसी ने कभी भूत प्रेत तो देखा नहीं है,
ऐसे ही एटम होते हैं कि नहीं होते हैं, आपने एटम देखा नहीं है तो आप एटम पे कैसे बिलीव करते हो, भूत पे नहीं करोगे, या भूत पे बिलीव करोगे तो एटम पे नहीं करोगे। तो वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा कि आप अपने दिमाग को लगाएं, चीज़ों को समझें, यही कॉग्निटिव लर्निंग है। और वही मेरे चैनल का नाम है जिसे आपको सब्सक्राइब करना, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है। जैसे इस टाइप से शायद पहले आपको नहीं पढ़ाया गया, तो शुरुआत में आप परेशान रहते हैं कि आपको कोई नोट्स नहीं दिया गया, आपको कोई जो है फॉर्मेट में लिखाया नहीं गया, उससे देखिए नहीं कुछ होता है, वो सब बहुत पुरानी बात है। इस तरीके से जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इस तरीके से लेक्चर देना एक डिफ़िकल्ट बात होती है। ये ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूँ तो कह रहा हूँ, एक्चुअल में इसके लिए आपको काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी तब आपको पता होगा। चलिए अभी इसे क्या एविडेंस देना कि मैं खुद का एविडेंस नहीं दूंगा, हम आगे देखेंगे। आगे जब आपको ऐसे ही मैं चीज़ें बताऊंगा एक एक करके, ताकि आपको ये लगने लगे कि हाँ बायोलॉजी या साइंस एक मज़ेदार चीज़ है। जब आपको इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा तो आप खुद ही पढ़ेंगे। देखिए एज ए टीचर मेरा काम है कि जैसे एक मोमबत्ती को जला देते हैं, एक बार सिर्फ उसमें आग लगाना है, वो जलते हुए चले जाएगी लास्ट तक अप टू एंड। वैसे ही स्टूडेंट का जो दिमाग है, जो आप जो है अभी बहुत अपने यंग एज में होते हैं, देखिए जो स्टूडेंट नीट की कोचिंग करने, जो स्टूडेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं, अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप इंटरेस्ट के लिए वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप जो है अपने 17 या 16 एज में होते हैं तो इसको ना साइकोलॉजी में टीन एज बोला जाता है, ठीक है। टीनेजर जैसे आपने सुना होगा, ये जो टीन एज होती है ना, इस टीन एज में आपकी पर्सनालिटी पूरी बनी नहीं होती है, वो बन रही होती है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन एक स्टेज बोली जाती है जो आप पढ़ेंगे आगे, मतलब जिसमें आप कोई चीज़ बने नहीं है, बस बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप जल्दी किसी बात को मानते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी एज में आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो साइंटिफिक हो जाएंगे, अगर आप स्पोर्ट यूज करेंगे तो स्पोर्ट में आप बना सकते हैं करियर, अगर आप म्यूजिक को यूज करेंगे, म्यूजिक में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप म्यूजिशियन बन जाएंगे, मतलब कुछ भी बन सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं ना कि आपको 11-12 तक एक जनरल पढ़ाया जाता है, उसके बाद ही आपका स्पेशलाइजेशन होता है। बचपन में क्यों नहीं किसी को स्पेशलाइज बना दिया जाता? क्योंकि जो पढ़ाई होती है ना वो इस साइकोलॉजी को देख के बनाया गया आपका सिलेबस। तो आपके सिलेबस को भी ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर 11-12 के बच्चे को पढ़ाया जाए तो उसे क्या पढ़ाया जाए। देखिए आपको डायरेक्ट, देखिए आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे डॉक्टर नहीं बन गए। डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करना है। आपको सिर्फ MBBS में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसे हम नीट बोलते हैं। उस एंट्रेंस में क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि आपको बायोलॉजी का बेसिक नॉलेज आता है कि नहीं ऑब्जेक्टिविटी में, ठीक है। आपको फिजिक्स आती है कि नहीं ऑब्जेक्टिविटी में, आपको केमिस्ट्री आती है कि नहीं ऑब्जेक्टिविटी में, मतलब साइंटिफिक तरीका आप समझते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, एक जनरल बेसिक साइंस समझते हैं, तब आपको एडमिशन दिया जाता है, फिर आप पढ़ते हैं, तब आप जानते हैं। अब कुछ बच्चे आते हैं तो वो टीन एज की वजह से ना इसमें थोड़ी जिद होती है, एरोगेंस होता है, ठीक है। तो वो जो है इस बात को नहीं समझ पाते हैं और वो यहाँ अपने आप को रिसर्च स्कॉलर बनने लगते हैं। देखिए आप कोई थ्योरी या कोई हाइपोथेसिस नहीं दे पाएंगे, उसके लिए कम से कम आपको बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी, मास्टर करनी पड़ेगी, PhD करनी पड़ेगी, तब आप कोई थ्योरी देते हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट करिए। अच्छा है कि आपके अंदर जो है एक तरह की क्यूरियोसिटी है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसको सही जगह लगाइए तो उसका अच्छा वो मिलेगा। जैसे टसन होना अच्छी बात है, लेकिन टसन सही जगह दिखाओ। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछिए कोई भी क्वेश्चन, मैं आपकी क्वेरीज को बताऊंगा। मैं हमेशा बहुत ओपन माइंडेड से बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं, आप उनसे अगर कभी बात करेंगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि मुझे जो है मैं स्टूडेंट को काफ़ी मौके देता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, लेकिन तुरंत ही क्वेश्चन नहीं पूछिए, पहले इस फॉर्मेट को समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको ये इंटरेस्टेड लगे। देखिए ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर बिना इंटरेस्ट के पढ़ेंगे तो ये बहुत लेंदी चीज़ है। आपकी एज में ये
आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। सब्जेक्ट तभी अच्छा लगेगा जब उसमें इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट तब होगा जब उसे सही तरीके से पढ़ेंगे। तो हर सब्जेक्ट को एक पढ़ने का तरीका है, उस तरीके को फॉलो करना ज़रूरी है। मैं बेसिकली वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, तभी मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। आज मैंने आपको क्या समझाया उसे थोड़ा समराइज कर दे रहा हूँ। बेसिकली मैंने आपको समझाया कि एक ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, किसी भी कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, कैसे हम ऑब्जेक्टिव तरीके समझते हैं। जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है वो बदलता नहीं है, चाहे पर्सन या सब्जेक्ट कितना भी बदले, लेकिन ट्रूथ अपनी जगह रहता, ऑब्जेक्टिव रहता है। और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो है, जो थ्योरी है, ये किसी एविडेंस पे बेस होती है, और एविडेंस ही ऑब्जेक्टिव है। एविडेंस जब नहीं बदलता तो थ्योरी नहीं बदलती, और थ्योरी नहीं बदलती तो साइंस पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होती है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव फैक्ट, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव थ्योरी पे बेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जब आप इस ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को, अप्रोच को, टेंडेंसी को आपका दिमाग समझने लगेगा, तो आप इस बात को आपके लिए एग्जाम मज़ेदार होगा और आप इसे समझ पाएंगे। एक बात मैं और बोलूं, जैसे एक मिथ होता है स्टूडेंट के बीच कि इसका दिमाग शार्प है, इसका नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। किसी का भी दिमाग जो है कम नहीं होता है, इसके भी ऑब्जेक्टिविटी है। मैं समझाता हूँ इसे भी। देखो, हमेशा याद रखना आप, कोई भी जो इंसान है ना, ठीक है, इस दुनिया का, जैसे एक तो आपने देखा होगा प्री हिस्टोरिक मैन, आदि मानव जो गुफाओं में रहता था, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो आज की दुनिया का आदमी है ना, वो चाहे कोई भी हो, जो आज का ह्यूमन है, यानी कि होमोसेपियंस, वो सारे होमोसेपियंस, जैसे मैंने एक वीडियो आपको बनाई है उसे देखिएगा, क्लासिफिकेशन वाली, उसमें मैंने बताया कि जो हम एक ग्रुप है, ये एक टैक्सॉन है, एक ग्रुप है क्लासिफिकेशन का, एक कैटेगरी है। तो जाहिर सी बात है इसमें सारी चीज़ें एक जैसी ही रखी गई हैं, ठीक है। तो जो होमोसेपियंस है, जो मॉडर्न मैन है, ये जो आपका मॉडर्न मैन है, इन सब का एक कॉमन फीचर है, ठीक है, इन सब का एक कॉमन फीचर है। वो जो कॉमन फीचर है वो ये है, उनमें से एक चीज़ ये है कि सारे होमोसेपियंस में जो क्रैनियल का मतलब होता है ब्रेन, क्रैनियल कैपेसिटी, इसका मतलब है, जैसे देखिए ये जो आपका ये जो सर है, यहाँ स्किन के नीचे हड्डियाँ हैं, ठीक है, बोन्स हैं, ठीक है, उस बोन्स को हम ब्रेन नहीं बोलते हैं। इसके अंदर जो है, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू का पार्ट होता है ब्रेन, ठीक है। तो उसके अंदर जो ब्रेन रखा गया है, जो आपका दिमाग है, उसके लिए उसकी जो कैपेसिटी है वो करीब है 1500 सीसी। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपके ब्रेन की कैपेसिटी 1500 सीसी होती है। अब चाहे आप कोई आदमी हो, चाहे इंडियन हो, जर्मन हो, ईरानियन हो, पाकिस्तानी हो, है ना, या अमेरिकन हो, कोई भी किसी भी कॉन्टिनेंट से, 7 कॉन्टिनेंट्स पे जो ह्यूमन अर्थ पे रहता, उन सब की ब्रेन की कैपेसिटी सेम है। ब्रेन की कैपेसिटी सेम होने का मतलब आपका हार्डवेयर सेम है। तो आपका जो टैलेंट है ना, जो आईक्यू के बारे में बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, खैर अभी मैं नहीं जाता हूँ डिटेल में, कभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी है ना, वो सबकी सेम है, हर आदमी की। लेकिन आदमी कैसे वेरी करता है, जैसे कुछ आदमी यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन है, न्यूटन है, गैलीलियो हैं, फैराडे हैं, और कुछ एक से एक जो है डफर हैं, है ना, जो आपके चारों तरफ मिलते हैं, ठीक है। एक से एक लोग हैं जिन्हें आप मॉडर्न भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ये टर्म डेरोगेटरी है, मैं किसी के रेफरेंस में नहीं बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ, जैसा आप बोलते हैं कॉमन। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बात होती है इंटरेस्ट पे बेस, इसीलिए मैं इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप में इंटरेस्ट क्रिएट किए जाए। जैसे अगर एक मूवी मैं दिखाऊं, ठीक है, कोई चीज़ जो आपको पसंद हो, तो मूवी के बाद आपको डांस का एक एक स्टेप, एक एक डायलॉग, हर चीज़ याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट थे। अब उसी को 1 घंटे क्लास को दिया जाए तो शायद आपको उतनी चीज़ें नहीं याद होती है। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं था। बात मेमोरी की नहीं थी, बात इंटरेस्ट का था।
अब ये इंटरेस्ट को जगाना, इस इंटरेस्ट को क्रिएट करना, इस इंटरेस्ट को पैदा करना, ये काम एक टीचर का है। लेकिन टीचर भी तभी करेगा जब आपके अंदर थोड़ी सी इंस्पिरेशन होगा, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगा कि आपको चीज़ें जाननी है। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं इस चीज़ को क्रिएट करूँगा, ये भी मेरा एक मकसद है। जो मैंने अपने वीडियो का टॉपिक रखा है कॉग्निटिव लर्निंग, तो बेसिकली यही कॉग्निटिव लर्निंग होती है कि आपको मैं कैसे इंटरेस्ट क्रिएट कर देना। जब इंटरेस्ट हो जाएगा तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे अगर आपने कभी नॉवेल पढ़ी हो तो आप नॉवेल को स्टार्ट करते हैं तो जब तक वो कहानी या नॉवेल ख़त्म नहीं होती तब तक आप पढ़ते जाते हैं। रात हो गई, 10 बज गए, 11 बज गए, ठीक है, लेकिन आप पढ़ते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती जब तक कहानी पूरी ना हो। ठीक है, तब तक आप उसे पढ़ते हैं। लेकिन अगर वही सब्जेक्ट का कोई चैप्टर है तो आप एक पेज पढ़ने के बाद उलट के देखते हैं अभी कितना बचा, अभी कितना बचा। क्यों? क्योंकि आप फोर्सफुली पढ़ रहे हैं, आप उसे इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको वही इंटरेस्ट होता जो नॉवेल में, जो स्टोरी में, जो कहानी में है, तो आप जब तक ख़त्म नहीं कर लेते तब तक पढ़ते। और बिलीव करिए एक दिन ऐसा होगा जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही इंटरेस्ट होगा जैसे कहानी जानना है, आपको लिविंग की कहानी जानना है, आपको बायोलॉजी की कहानी जानना है, आपको ये जो लिविंग बर्ड है इसके ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगेंगे तो आपको वही इंटरेस्ट यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद जो है, इसके बाद वाले पार्ट में मैं फिर से जो है इस टॉपिक को अभी हम और कैरी करेंगे। अभी आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे जो इस कॉग्निटिव लर्निंग से रिलेटेड रहेगा। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करिए और इसमें अपने वैल्यूएबल कमेंट को दीजिए, अपने सजेशन को बताइए। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ नहीं आती है या कोई चीज़ आप जानना चाहते तो वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।